सभी को एक बार पुनः नमस्कार। हमारे साथी कम जुड़ पाए हैं, बट हमें लगता है कि समय के साथ और भी लोग जुड़ेंगे। और ज्ञानशाला में आईएसडीजी रिसर्च फाउंडेशन की ज्ञानशाला कार्यक्रम में आज हम पुनः अपने मूल बिंदु पर लौट कर आए हैं चर्चा के लिए कि आखिर हम इस ज्ञानशाला में क्या प्रयोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और उसके मूल तत्व में, उसके जड़ों में कौन सी बातें हैं जिन पर हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हम शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा से हमारा तात्पर्य क्या है? शिक्षा क्या होती है? शिक्षा को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? क्या उसमें परिणाम ला सकते हैं? हमारे एक अतिथि हैं जो हमें सुन नहीं पा रहे हैं। अ, तो हम अपने अतिथि को ये रिकॉर्डेड सेशन सेंड कर देंगे। उनसे हम यही कहेंगे कि अगर वो नहीं सुन पा रहे हैं तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी साथी सुन पा रहे हैं। तो शिक्षा से सबसे पहले जब हम शिक्षा के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें हम कुछ सीखने सिखाने की बात करते हैं। तो सीखने सिखाने की बात जब हम करते हैं तो सीखने में जो भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी जब धरती पे आता है तो उसमें स्वतः एक लेवल का उसके पास एक बुद्धि मिली रहती है और वो स्वयं सीखने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि किसी के सिखाने से ही कोई सीखता है। हर एक व्यक्ति, एक छोटे से छोटा बच्चा भी स्वयं कुछ न कुछ सीख रहा होता है। तो जब स्वयं ही सीखना है तो फिर ये शिक्षा, शिक्षक इत्यादि का क्या काम है? तो स्वयं सीखने की प्रक्रिया भी, जो स्वयं सीखने की प्रक्रिया है, उसको जो फैसिलिटेट करता है, उसमें जो प्रेरणा देता है, उसमें जो आगे ले जाता है, वह भूमिका एक शिक्षक की भूमिका होती है। तो शिक्षा मूलतः सतत सीखने की प्रक्रिया है। एक छोटा बच्चा आता है जो बिना किसी के सिखाए खुद से कुछ ध्वनियाँ निकालता है, धीरे-धीरे ध्वनियों को पकड़ता है, देखता है, समझता है और आगे बढ़ता चला जाता है। उसे कोई सिखाता नहीं है, वो पहले 4 कदमों पे चलने की, 2 हाथ 2 पैर पे चलने की कोशिश करता है। एक दिन ऐसा आता है जब वो अपने 2 पाँव पर खड़ा होकर चलता है। धीरे-धीरे वह चलते-चलते दौड़ता है। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते नहीं हैं, बच्चा स्वयं सीखता है। कि तो अब जो बात आती है कि स्वयं सीखने की जो प्रक्रिया व्यक्ति के अंदर है, उसको जो समझ सके गहराई से, उसको गहराई से समझकर उसको बाकी चीज़ों से जोड़ते हुए उसको आगे ले जाना, यही शिक्षा का कार्य है, सीखने-सिखाने की प्रक्रिया है। यही बचपन से चलता है। बचपन में हम प्राथमिक शिक्षा को देते हैं, जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी विशिष्ट अभिरुचि के अनुसार हम उनको विशिष्ट शिक्षाओं की ओर ले जाते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो ये आप सभी जानते हैं कि भाई बच्चा को कम से कम बोलना आना चाहिए, बच्चे को कम से कम पढ़ना आना चाहिए, बच्चे को कम से कम संवाद करना आना चाहिए, बच्चे को कम से कम गिनती करनी आनी चाहिए। इन संक्रियाओं को समझे बिना, इन संक्रियाओं को जाने बिना बच्चा जीवन में अपने आप को काफ़ी अच्छे से आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ सकता है, हमारे समाज में अनपढ़ लोग भी हैं, वो भी सफलता से जीते हैं, वो भी सब कुछ करते हैं, उन्हें भी वो भी ऐसा नहीं है कि जीविकोपार्जन नहीं करते, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन यह शिक्षित होने से, शिक्षा को प्राप्त करने से, इसको जो दुनिया के तौर तरीके हैं, उसमें संवाद के तरीकों को सीखने से आदमी और अपनी आगे बढ़ सकता है। अब प्रश्न आता है कि जब ये कहा गया कि भई सीखना तो स्वयं से सीखने की प्रक्रिया है, तो फिर सिखाने की बात कहाँ से आती है? तो सिखाने की बात इसलिए आती है कि सीखने की जो स्वतः की प्रक्रिया है, स्वयं की प्रक्रिया है, उसमें भी कई बार सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। आप ध्यान देंगे कि जब एक छोटे बच्चे को, जब वो बोलना भी सीख रहा होता है, तो उसकी माँ उसको कई बार अभ्यास कराती है, जिससे उसकी ध्वनियाँ स्पष्ट होती हैं। उस माँ को पता नहीं है, लेकिन वो माँ बेसिकली स्पीच थेरेपी कर रही होती है। उसी तरह से बच्चा जब पहली बार कदम उठाकर चलने की कोशिश करता है, तो उसके हाथ पकड़कर कोई उसको थोड़ी दूर चलाता है और फिर धीरे से हाथ छोड़ देता है। तो इसी प्रकार हम शिक्षकों की भी भूमिका है, जो भी शिक्षण से जुड़े हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाते हों, जो माताएँ अपने बच्चों को पढ़ाते हों, जो परिवार समाज में कहीं भी पढ़ाते हों, उनके लिए इसकी महत्ता आवश्यकता है।
तो यहाँ पे हमारा सारा रोल जो है, यहाँ हमारा सारा रोल जो है वह इसी चीज तक सीमित है कि हम सीखने के लिए कैसे एक बच्चे को प्रेरित कर सकते हैं, हम कैसे एक बच्चे में प्रेरणा डाल सकते हैं कि वह बच्चा और सीखता चला जाए और सीखता चला जाए और वह अपने गंतव्य की ओर, लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाए। यही शिक्षक की भूमिका है। और सिखाने के कार्यक्रम में जब आप सिखाने की बात करते हैं, तो जब तक एक शिक्षक, कोई भी शिक्षक होता हो, वह अपने छात्र को या छात्रा को समझता नहीं है, तब तक वह सिखाने की प्रक्रिया को ईमानदारी से नहीं कर सकता। तो हमें सबसे पहले अपने छात्र को, अपनी छात्रा को ईमानदारी से समझना पड़ेगा। वो कौन है, वह क्या चाहता है, उसकी सोच क्या है, उसकी बनावट क्या है, उसकी क्षमताएं क्या है। और जब नया छोटा बच्चा आता है तब तो पूर्व ज्ञान के बारे में सोचना भी नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, तीसरी, चौथी, पांचवी में आने लग जाते हैं, तो हमें उनके पूर्व ज्ञान के बारे में भी सोचना पड़ता है कि आखिर वह क्या पूर्व ज्ञान लेकर आए हैं, उन्हें क्या क्या पता है। उस हिसाब से आप उनको आगे सिखा सकते हैं। तो जब तक इन चीजों को आप, उसकी वृत्ति, मनोवृत्ति, उसके पूर्व ज्ञान, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, उसकी स्मरण शक्ति, तो समझिए कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है सिखाना। सिखाना इतना आसान कार्य नहीं है जितना हम समझते हैं कि कोई भी शिक्षक बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उस तरह की दृष्टि विकसित करनी होगी जिसमें आप बच्चे को उस तरीके से देख पाएं और उसको फिर आगे बढ़ा पाएं। तो इस तरह से सिखाने की प्रक्रिया के बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। अब विषय आता है कि क्लासरूम में बोर्ड पे हमने लिख दिया, हमने सवाल बना दिया, क्या और 10 में से 3 बच्चे ने समझा, 4 बच्चे ने आधा समझा और 3 बच्चे ने बिल्कुल नहीं समझा। तो इसमें किसकी गलती है, कौन सही है, कौन गलत है? टीचर कहेगा कि भाई मैंने तो इन 10 बच्चों को एक ही चीज परोसी, 3 ने सीख लिया, 4 ने आधा सीखा और 3 ने बिल्कुल नहीं सीखा, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो सब कुछ बताया, मैंने तो सब कुछ समझाया। तो देखिए इसमें अगर हम दोष को ना देखें, हम अगर दायित्व की बात करें, तो शिक्षक का ही दायित्व है कि उसकी कक्षा के सभी बच्चे सीख पाए। अगर शिक्षक भी इस दायित्व से पीछे हट जाएगा, तो फिर कौन बचेगा? फिर उसको बताने वाला, बचाने वाला कौन है? उस बच्चे को सिखाने वाला कौन है? और ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, सरकारी विद्यालयों में, कई बच्चे चौथी, पांचवी तक जाते जाते इररिपेयरेबली डैमेज हो जाते हैं। उनके पूर्व ज्ञान में इतना ज्यादा गैप हो जाता है, इतना ज्यादा गैप हो जाता है कि अब उनको वापस पटरी पे लाना बहुत ही कठिन हो जाता है। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक अवधारणा जो बच्चा अगर नहीं सीख पाता है, तो समझिए एक बिल्डिंग, एक इमारत बना रहे हैं आप, जिसमें से कि आपने ईंटें निकाल ली। तो एक एक अवधारणा हमारी एक एक ईंट है। एक ईंट भी अगर उसमें से छूटी, तो समझिए हमारी दीवार कमजोर हो जाएगी, हमारा बच्चा कमजोर हो जाएगा। तो अगेन हम उसी प्रश्न पे आते हैं कि एक टीचर ने 10 बच्चों को बोर्ड पर एक ही चीज पढ़ाया, एक ही चीज समझाया, 3 समझ गए, 4 नहीं समझे और 3 बिल्कुल, 4 आधा समझे और 3 बिल्कुल नहीं समझे। टीचर कहता है कि इसमें मेरा क्या दोष है, मैंने तो सभी को बताया, बहुत ईमानदारी से बताया। देखिए मैं ये कहूंगा कि टीचर बहुत ही ईमानदार हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया, उन्होंने औसत बच्चों तक को समझा दिया, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझा पाए। तो डेफिनेटली यह दायित्व टीचर को अपने कंधे पर लेना पड़ेगा। आप एक ही तरीके से सारे बच्चों को नहीं समझा सकते। बच्चों के अंदर जो विविधताएं हैं, जो विशेषताएं हैं, अगर उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, कौन सा बच्चा किस तरह से सीखेगा, किस बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है, किस बच्चे की वृत्ति, मनोवृत्ति, उसके अभ्यास की प्रवृत्ति कितनी है, इस पर हम जब तक अगर ध्यान नहीं देंगे और इस पे जब तक शिक्षक की दृष्टि और चेतना नहीं जागृत होगी, अभ्यास या प्रयास शिक्षक का नहीं जागृत होगा, तब तक वह बच्चा नहीं सीखेगा और वह पिछड़ता चला जाएगा। दोष किसका होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन दायित्व तो हमेशा शिक्षक का ही रहेगा जहां तक सिखाने का विषय है। तो इस तरीके से आपको अपने बच्चों को देखना होगा कि उसका विचार क्या है, उसकी मनोवृत्ति क्या है, उसका माहौल क्या है, उसके घर में कोई बताने समझाने या उसके आसपास की मित्रता कैसी है, उसके पास पूर्व ज्ञान कैसा है और उसमें अभ्यास की वृत्ति कितनी है, उसमें बुद्धि की तीक्ष्णता कितनी है। इन सारे विषयों पे जब आप बच्चे को अपने ईमानदारी से समझेंगे, तो यह तय मानिए कि आप किसी भी बच्चे को, जो भी उसके कक्षा का स्तर है, मजे से उसको सिखा लेंगे। हमारे देश में कक्षाओं का स्तर जो निर्णय किया गया है, वो मजे से सामान्य बच्चा उस चीज को समझ सकता है, बशर्ते कि सिखाने वाले में साहस हो, धैर्य हो और रचनात्मकता हो। तो ये विषय है कि सभी को एक तरीके से ना सिखाएं, सिखाने के अलग अलग व्यक्तिगत तरीके भी
इजाद करके रखें तो आप अच्छा परिणाम दे सकते हैं। तो अगेन हम जब इस बात पे चर्चा करते हैं कि बच्चा नहीं सीख पाता तो हमें दायित्व उसका लेना पड़ेगा। हमें दायित्व लेना पड़ेगा। अगर हमसे हमारे से बच्चा कोई आगे निकल जाता है, हमारी कक्षा से निकल जाता है और उसके पूर्व ज्ञान में अभाव रह जाता है, तो हमें दायित्व लेना चाहिए, हमें जिम्मेदारी लेना चाहिए। हम जितनी जिम्मेदारी लेंगे हम उतने बेहतर अपने अंदर झाँकेंगे और देखेंगे कि हाँ, कहीं न कहीं मुझसे चूक हुई और उसको हम सुधार पाएँगे, अन्यथा हम सुधार नहीं कर पाएँगे। कई बार कई शिक्षक प्रश्न करते हैं कि बच्चा को खेलने में बड़ा मजा आता है, बच्चे को साइकिल चलाने में बड़ा मजा आता है, बच्चे को पेड़ पे चढ़ने में बड़ा मजा आता है, लेकिन बच्चे को क्लास में पढ़ाई करने में बिल्कुल मन नहीं लगता, वो क्लास आना ही नहीं चाहता। उसके माँ-पिताजी भी डाँटते हैं कि चले जाओ, फिर भी वह आना नहीं चाहता। मैं भी बुलाती या बुलाता हूँ, फिर भी नहीं आता। तो ऐसी परिस्थिति देखिए, ऐसी परिस्थितियों को हमें हमें कहीं न कहीं अपने अंदर झाँक कर देखना होगा कि हम भी बच्चे थे। हम सभी बच्चे थे किसी न किसी दिन। आज से 20 साल पहले बच्चा था, कोई 30 साल पहले बच्चा था, कोई 40 साल पहले बच्चा था। तो क्या हम अपने बचपन में बहुत खुशी-खुशी विद्यालय जाना चाहते थे? या अगर हम खुशी-खुशी विद्यालय जाना चाहते थे, वहाँ पढ़ाई के साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ था क्या? अगर हम विद्यालय खुशी-खुशी नहीं जाना चाहते थे, तो क्यों नहीं जाना चाहते थे? किन जगहों पर हम खुशी-खुशी जाना चाहते थे? जब इसका हम मूल्यांकन करेंगे, तो हम भी देखेंगे कि हमें भी खेल का मैदान प्यारा था। हमें भी साथियों का साथ प्यारा था, जहाँ पर शिक्षक की अनुपस्थिति हो, जहाँ शिक्षक महोदय ना हो, जहाँ सिर्फ साथी हों, खेल का मैदान हो या खेल का कोई सामान हो, हमें वो जगह पसंद थी। तो आखिर लेकिन उसी में कुछ ऐसे भी शिक्षक थे जिनकी क्लास में हम ज़रूर जाना चाहते थे। ऐसा क्या होता था उस शिक्षक में? ऐसा ऐसा क्या विशेष वो पढ़ाते थे? हमें उस पढ़ाई में आनंद आता था या हमें उस शिक्षक में आनंद आता था? इन सारी चीज़ों को आप एक बार अपने अंदर भी झाँक के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिक्षक से बड़ा कोई दूसरा कलाकार नहीं हो सकता। शिक्षक से बड़ा कोई दूसरा कलाकार नहीं हो सकता। शिक्षक की चुनौती इतनी बड़ी है कि उसे सतत अपने ओर बच्चों को आकर्षण बनाए रखना है और उनको लेकर आगे बढ़ना है और रचनात्मकता के रास्ते में आगे बढ़ना है। उनको सिर्फ कोई खेल तमाशा नहीं दिखाना है, लेकिन उनको सिखाना भी है और उनको अपनी ओर आकर्षित रखना है। यह चुनौती शिक्षक की सबसे बड़ी चुनौती है। किसी भी शिक्षक के लिए बच्चों को अपनी ओर आकर्षित रख पाना, लंबे समय तक आकर्षित रख पाना और लगातार सिखाते रहना साथ में, यह शिक्षक की सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें आप क्या-क्या कर पाते हैं? इसमें आप अपनी क्लास को कैसे रचनात्मक बनाते हैं? आपके बच्चे किसी प्रतियोगिता से रचनात्मकता में आपसे जुड़ना पसंद करते हैं, आपके बच्चे किसी कहानी से जुड़ना पसंद करते हैं, आपके बच्चे किसी कविता से जुड़ना पसंद करते हैं, आपके बच्चे किसी अलग तरीके से किसी विषय को आपने बताया उससे पसंद करते हैं, आपके बच्चे आप जो बच्चों से व्यक्तिगत संवाद करते हैं, उससे प्रेरित होते हैं, तो ये आपका खेल है। इस खेल को आप कैसे खिलाते हैं, इस सीखने के खेल को आप कैसे खिलाते हैं, इस पे आपकी सफलता निर्भर करती है और इस पर और ध्यान दीजिएगा आपका कॉम्पिटिशन जो है, वो बच्चे के सामने आने वाली हर एक चीज़ से है। आपका कॉम्पिटिशन बाज़ार से है, आपका कॉम्पिटिशन दुकान से है, आपका कॉम्पिटिशन कॉमिक्स से है, आपका कॉम्पिटिशन इंटरनेट से है, आपका कॉम्पिटिशन मोबाइल से है। एक शिक्षक के सामने इतने सारे प्रतियोगी खड़े हैं और वो बच्चा है और वो शिक्षक है, इसमें आपको संघर्ष करके बच्चे को अपने पास विशेषता से जोड़ना है। तो सोचिए आपके अंदर कितनी रचनात्मकता की आवश्यकता है और कितना बड़ा काम आप कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी और चुनौती आपके पास पड़ी है। तो ये आप ध्यान देंगे, आप खेल के मैदान से कोशिश कीजिए कि आपका क्लास भी उससे कम इंटरेस्टिंग ना लगे, बच्चे को लगे कि हाँ, यहाँ भी तो खेल ही हो रहा है और उसका काम आपने कर दिया। अगर बच्चा कोई नहीं सीख पाता है, तो आखिर समस्या क्या है? क्या ज़रूरी है हमने भी सब कुछ सीख लिया क्या? ऐसा तो कोई नहीं है जिसने सब कुछ सीख लिया। सबसे कुछ न कुछ छूटा। तो कई टीचर सोचते हैं अरे नहीं सीखा कुछ बच्चों ने तो समस्या क्या है? तो देखिए समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं है अगर 10वीं 12वीं या उससे ग्रेजुएशन में कोई कुछ नहीं सीख पाता, समझ पाता तो समस्या नहीं है, वहाँ व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रेरणा, योग्यता काम करती है। लेकिन प्राथमिक में ही अगर कोई नहीं सीख पाता है,
तो डेफिनेटली ये हमारा फेलियर है, ये हमारी असफलता है कि प्राथमिक का कोई विषय अगर हम बच्चे को नहीं सिखा पाते। आप कल्पना कीजिए कि आप एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं और उसकी नींव में से ही आपने कुछ ईंटें निकाल दी, तो कितना बड़ा अपराध हुआ। अगर बिल्डिंग खड़ी हो गई है 20 फीट 30 फीट 40 फीट ऊपर की एक ईंट मिसिंग है, तो फिर भी शायद वो बिल्डिंग जीवित रह जाएगी, लेकिन नींव से ही अगर ईंटें निकाल दी जाए तो वो बिल्डिंग बहुत दिन नहीं चलेगी और पता नहीं कब गिरेगी और कितनों का नुकसान करते हुए गिरेगी। तो प्राथमिक स्तर के सारी अवधारणाएं, प्राथमिक स्तर के सारे विचार, सारे शिक्षण बिंदु बहुत ही आवश्यक हैं और नींव की ईंटें हैं, उन्हें कमजोर नहीं होने देना चाहिए। अन्यथा हमें बड़ी समस्या होने वाली है, बच्चे को समस्या होने वाली है, उसके परिवार को होगी और हमें भी होगी। घूमकर समाज पूछेगा प्रश्न, अरे कौन पढ़ाता था इसे। तो इस प्रश्न से बचने के लिए नहीं सीख पाना वास्तव में एक बड़ी समस्या है। अब प्रश्न आता है कि आखिर मतलब शिक्षा की चुनौतियां क्या हैं। आपकी भी तो चुनौतियां, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है, रेडीमेड मिलता है, आप बहुत सुपर पावर हैं, आपके पास गैजेट्स हैं, आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, बहुत कुछ है नहीं। आप भी सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, सामान्य मेहनत करते हैं, लेकिन आपके विचार बहुत शुद्ध हैं कि आप शिक्षा जैसे क्षेत्र में आपको कुछ काम करने की इच्छा है। यह इच्छा ही आपको विशिष्ट बनाती है और आपको प्रेरणा देती है, जिसके द्वारा आप नए नए नित नए प्रयोग प्रयास करते हुए बच्चों को पढ़ाते हुए आगे ले जाते हैं। लेकिन चुनौतियां आपकी भी कम नहीं है, आपकी चुनौतियां बहुत सारी हैं। आपको चुनौती मिलती है, आपको समाज कुछ देने को तैयार नहीं है। कई बार आपको बच्चे भी आपसे कई बार कठिनाई कर देते हैं, जुड़ने को तैयार नहीं है। कई बार आपको समाज पहचानता नहीं है, आपके प्रयास को समझता नहीं है। तो इन सारी चुनौतियों के बीच में उसके बाद कई सारे नए नए चीजें आती रहती हैं जिन्हें आपको भी सीखना पड़ेगा। आज बच्चों को सिखाने के लिए आप सोचिएगा कि कका किकी कुकू के हम सिखाते रहेंगे, ककहरा पढ़ाते रहेंगे तो सारे बच्चे आनंद से हमारे पीछे पीछे बात दोहराते रहेंगे। ऐसा बहुत लंबे समय तक नहीं होगा, ऐसा बार बार नहीं होगा, ऐसा हर दिन नहीं होगा। तो चुनौतियां तो हैं आपके समक्ष। तो इन चुनौतियों से आपको पार होना है। इन चुनौतियों से पार होने में आपको आपकी ज्ञानशाला मदद करती है। आपकी ज्ञानशाला आपको एक प्लेटफॉर्म देती है जहां आप जुड़ते हैं, अच्छे लोगों से बात करते हैं, अच्छी अच्छी पढ़ाने की चीजें सीखते हैं, अवधारणाओं को नए तरीके से बताने की चीजें सीखते हैं। आपके प्रशिक्षक आपको नहीं पता है कितना शोध करते हैं और उसके बाद वह आपको कोई चीज सिखाते हैं। तो इन सारी चीजों को जब आप अपने साथ जोड़ते हैं, तब आपके पीछे एक टीम खड़ी है, एक इतनी बड़ी टीम जिसमें एक से एक लोग हैं, एक से एक विचार वाले, अच्छी भावना वाले लोग हैं जो आपके लिए कुछ भी करने को तत्पर हैं। आपको कहीं कठिनाई नहीं हो। अब आपने कितना लेना है ये आपको निर्णय करना है। तो इन चुनौतियों से पार पाना कठिन नहीं है, यदि आदमी के अंदर प्रेरणा हो, इच्छा हो और पीछे ऐसी टीम हो, तो आपके लिए कोई चुनौती बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, आप उससे पार पा सकते हैं। अब बिंदु आता है कि आखिर इतना पढ़ने लिखने का, इतना सरकार पढ़ाई लिखाई के पीछे पागल है, देश पागल है, समाज पागल है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्या पढ़ना इतना जरूरी है, और है तो क्यों है। आखिर शिक्षण का उद्देश्य क्या है। आपने भी सोचा होगा, आप भी सोच के देखिए कि आखिर शिक्षण का उद्देश्य क्या है। कई माता पिता आज भी सोचते हैं कि पढ़ लिख के क्या होगा, गांव में मनरेगा मजदूर हैं, वो सोचते हैं कि छोड़िए पढ़ लिख के क्या कर लेगा, कितने लोग डॉक्टर हाकिम कलेक्टर बन जाएंगे। बात सही है उनकी, सभी लोग तो डॉक्टर हाकिम कलेक्टर सभी लोग नहीं बन सकते हैं। सपना सभी देख सकते हैं लेकिन बनेंगे तो कुछ ही लोग। बाकी लोग तो वो बोलते हैं मजदूरी करना है तो पढ़ लिख के क्या करेंगे। तो देखिए, शिक्षा का लक्ष्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए। आप अगर पढ़ाते हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं। कोई बच्चा अगर पढ़ता है तो क्यों पढ़ रहा है। कोई माता पिता अगर अपने बच्चे को पढ़ने भेज रहा है, उसके लिए विशेष प्रयास कर रहा है, तो क्यों कर रहा है। ये जरूर आपको स्पष्ट करना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में समाज में इस पे स्पष्ट बात करनी चाहिए। तो स्पष्ट बात क्या करनी चाहिए, तो भाई समाज में व्यक्ति को उपयोगी बनाने के लिए हम यह शिक्षण कर रहे हैं। हम किसी को पढ़ा सिखा सिर्फ इसलिए रहे हैं कि वो समाज में और अच्छा बने और उपयोगी बने। और समाज में कोई भी व्यक्ति उपयोगी होगा तभी उसको समाज पूछेगा, तभी उसको आजीविका मिलेगी। किसी भी अनुपयोगी व्यक्ति को समाज में मैंने आजीविका देते हुए नहीं देखा। तो समाज में उपयोगिता बनाए रखने के लिए
प्राथमिक शिक्षण ढंग से मिलना बहुत आवश्यक है। उसके बाद उसको जो करना हो, बच्चे को भविष्य में उसको इलेक्ट्रीशियन बनना हो, फिटर बनना हो, वेल्डर बनना हो, शिक्षक बनना हो, जो बनना हो, डॉक्टर बनना हो, नर्स बनना हो, वो जो बनना हो बने अपनी योग्यता के हिसाब से। लेकिन उस योग्यता की जो नींव है वो सबको ढंग से मिलनी चाहिए, ताकि वो बच्चा यह निर्णय कर पाए, ताकि वह बच्चे का परिवार निर्णय कर पाए कि आखिर आगे उसे करना क्या है। उस योग्य बनाकर छोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। उस योग्य तक बनने में प्राथमिक शिक्षा योग्य और गुणवत्ता युक्त मिलना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जब हम बढ़ाते हैं किसी बच्चे को, तो ये हमारा दायित्व है कि हम उसको गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा दे दें। आगे उसका भविष्य, उसकी परिस्थितियां, उसका परिवार, उसकी क्षमताएं, उसके विचार। लेकिन अगर प्राथमिक में कमी रह गई तो समझिए कि हमने उसकी सामाजिक उपयोगिता की जो रेस है उसमें उसको पहले ही उसके पैर में हमने रस्सियां बांध दी। तो हमारे किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, हम यही चाहते हैं। हमारे सामने जो बच्चा दिखता हो, जो बच्चा हमारे संपर्क में आता हो, उनके साथ, बच्ची के साथ ऐसा ना हो, हम यही चाहते हैं। और इसको हम और बेहतर से उनको कैसे आगे बढ़ा पाए, यही हमारी ज्ञानशाला का उद्देश्य है। अब प्रश्न आता है कि भाई शिक्षक कौन है? तो शिक्षक, अगेन उसी बात पे हम लौटते हैं कि हमारे ज्ञानशाला में ज्ञानदूत या शिक्षक वही व्यक्ति हैं जिसने तय किया कि मुझे पढ़ाना है, मुझे सिखाना है। आपकी योग्यता कुछ भी होने दीजिए, हम सिर्फ प्राथमिक कक्षाओं पर काम करते हैं, कक्षा 1 से 5 तक। आपकी योग्यता कुछ भी होने दीजिए, अगर आप में बेसिक योग्यता है, आप 10वीं 12वीं इंटर ग्रेजुएट कुछ भी हैं, और आप में पढ़ाने की इच्छा है, तो आप पढ़ा सकते हैं। तो हम अपनी ज्ञानशाला में यह विश्वास करते हैं कि वही व्यक्ति सबसे उपयोगी है जिसके अंदर इच्छा है, जिसके अंदर चरित्र है। योग्यता के नाम पे बहुत सारे लोग भारत में बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, सरकारी नौकरियों में बैठे हैं, लेकिन उनके अंदर इच्छा नहीं है, जिसके कारण वह परिणाम नहीं दे पाते। आपकी इच्छा ही परिणाम देगी, आपकी इच्छा ही आपको अभ्यास की ओर ले जाएगी, आपकी इच्छा ही आपको प्रयास की ओर ले जाएगी, और जो व्यक्ति इच्छुक होगा वो परिणाम देगा। हम देखते हैं अपने ज्ञानशाला में ही, हम अपने शिक्षकों को देखते हैं, बहुत सामान्य बैकग्राउंड से आते हैं ज्ञानदूत, लेकिन वो 10 20 30 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने आसपास के माहौल में एक पढ़ने लिखने का माहौल बना रहे हैं, बच्चों को एक रास्ता दिखा रहे हैं, और एक बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। और ये सारा कुछ इसलिए नहीं हो रहा है कि वो बहुत योग्य हैं, वो बहुत, उनकी प्रेरणा बहुत मजबूत है, उनकी इच्छा बहुत मजबूत है, उनका चरित्र बहुत मजबूत है कि वो प्रतिदिन अभ्यास करते हैं और इस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक विषय है कि आप इच्छुक होवें। शिक्षक वही अच्छा हो सकता है, शिक्षक वही सफल हो सकता है जिसके अंदर योग्यता तो होनी चाहिए, बेसिक योग्यता तो होनी चाहिए, लेकिन जिसके अंदर प्रेरणा हो, जो स्वयं प्रेरित हो और दूसरों को प्रेरित कर सके। वह शिक्षक क्या, जो अपने बच्चों को प्रेरित न कर पाए। तो जब तक प्रेरणा का अंश आपके अंदर नहीं होगा, आप अच्छे शिक्षक नहीं हो पाएंगे। आपको हर प्रतिपल जब बच्चा दिखे, और प्रेरणा सिर्फ बातों से नहीं, आपको अपने व्यवहार से भी, अगर टीचर बड़ी बड़ी बातें करे और जिस दिन उसको क्लास लेना है वो क्लास लेने आए ही नहीं, उससे बच्चा प्रेरित होगा? कभी प्रेरित होगा? तो हमें नियम, अनुशासन, समझिए कि शिक्षक ही समाज का वह पायदान है जिसको देख के बाकी समाज तैयार होता है। समाज अगर खराब है तो कहीं ना कहीं इसमें शिक्षक की जिम्मेदारी है, समाज अगर अच्छा है कहीं का, तो डेफिनेटली उसके लिए भी शिक्षक को श्रेय मिलता है। तो आप में योग्यता तो होनी चाहिए, साथ में प्रेरणा होनी चाहिए। उसके बाद आपको अभ्यास की सततता बनाए रखनी होगी। सततता टूटी तो फिर सारा कुछ बिखर जाएगा। चाहे हमारे साथ कितने भी लोग आए, हमारे पास अगर ज्ञानशाला के इस प्रशिक्षण में 5 लोग भी आते हैं तो हम प्रशिक्षण नहीं रोकते हैं। हम यह मानते हैं कि हमारा धर्म जो है, हम उस धर्म को पूरा करेंगे। बाकी क्योंकि ये अभ्यास का विषय है, यह प्रेरणा का विषय है। अगर अभ्यास एक दिन छूटेगा तो हम फिर अगले दिन और कमजोर होते चले जाएंगे। तो हमें अपनी मजबूती बनाए रखनी है। यह भी एक शिक्षक के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है कि जब बच्चे आपके पास कम हो रहे हो, परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो, आप अपने किसी घरेलू चिंता में भी परेशान हो, उसके बाद भी आपको समाज को प्रेरणा देनी है, उसके बाद भी आपको बच्चों को प्रेरणा देनी है। सोचिए कितना बड़ा दायित्व है आपके कंधों पर। तो यह साधारण दायित्व नहीं है, और यह पूरा, इस योग्यता, प्रेरणा और अभ्यास का प्रक्रम तभी और सिर्फ तभी पूरा हो सकता है जब आपके अंदर अदम्य इच्छा हो। जब वो अदम्य इच्छा आपके अंदर आएगी तभी जाकर हम इस पे कुछ बेहतर परिणाम दे सकते हैं। अन्यथा यह शिक्षक का कार्य सबके लिए नहीं है। कहने को बहुत लोग शिक्षक बन जाते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा का परिणाम हमें समाज में दिखता है।
और इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको बहुत कुछ मिलना नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद जब बच्चा सफल होगा तो हो सकता है वो सफलता बच्चे की होगी, वह सफलता उसके परिवार की होगी, उस सफलता का कोई हिस्सा आपको सिर्फ ये मिलेगा कि हाँ, शिक्षक ने, मास्टर साहब ने या मैडम ने पढ़ाया। तो हमें संतोष के साथ चलना भी है। तो यह बनाने की प्रक्रिया, संतुष्ट रहना काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन इसमें ज्ञानशाला आपके साथ खड़ी है। और इन सारे प्रयासों में आप देखेंगे कि ज्ञानशाला करती क्या है? ज्ञानशाला ये करती है कि आपको प्रेरित करती है। ज्ञानशाला भी एक शिक्षक ही समझिए ज्ञानशाला को। ज्ञानशाला आपको बारंबार प्रेरित करती है कि हाँ, आपको पढ़ाना चाहिए, हाँ, आपको पढ़ाना चाहिए। आपको समाज में बच्चों की उपयोगिता बढ़ानी चाहिए, आपको समाज में अपनी उपयोगिता बढ़ानी चाहिए। आपको समाज में अपना स्तर, अपना नॉलेज, अपनी योग्यता भी बढ़ानी चाहिए। आपको समाज में उपयोगी बनना चाहिए। इस तरह से करते-करते और इसके लिए प्रत्येक सप्ताह आपको ज्ञानशाला प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है और वैसे वैसे विषयों पर जो आप पढ़ाते हैं, जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित के विषयों पर हम आपको प्रशिक्षण सतत पिछले 1 साल से ऊपर से हम उपलब्ध करा रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। साथ ही बीच-बीच में हम कई ऐसे एक्सपर्ट और लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्तियों को बुलाते हैं जिनके पास लंबा अनुभव है और जो हमें कई तरह की अन्य प्रेरणाएं भी देते हैं और तकनीकी विषयों को भी बताते हैं कि एक शिक्षक के रूप में हम कैसे और सफल हो सकते हैं। तो इसके अलावा ज्ञानशाला में हम आपको बच्चों का मूल्यांकन करने की बात बताते हैं। हम यह कहते हैं कि जब भी कोई बच्चा आपके पास आता है तो आप पहले उसका मूल्यांकन कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि उसे आता क्या है, उसे ले कहाँ जाना है। हर कक्षा में जो भी अवधारणा हम पढ़ाते हैं तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसका पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चे के पास पूर्व ज्ञान कितना है, किसके पास है। हम मल्टी ग्रेड, मल्टी लेवल लर्निंग की बात करते हैं कि एक ही क्लास में जब आप 1, 2, 3, 4 क्लास के बच्चों को पढ़ाएं तो आप कैसे पढ़ाएं, उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स कैसे बनाएं। हम प्रयोग में लगे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए विशिष्ट पुस्तक डेवलप करें जिसके सहयोग से आप बच्चों को और आसानी से अपना जो फाउंडेशनल लर्निंग, जो बेसिक जो लर्निंग की बात है, लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात है, उसको पूरा कर सके। और भी कई चीजें हमारे सोच में है, लेकिन अभी परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं है, लेकिन हमने प्रयास नहीं छोड़ा है, हमने अभ्यास नहीं छोड़ा है। तो इस तरीके से ज्ञानशाला आपको एक पूरा टीम प्रोवाइड करती है जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में अपनी सारी चुनौतियों को पार करते हुए आप सफल हो सकते हैं, अपने आसपास के समाज में एक माहौल बना सकते हैं, बच्चों को और अधिक उपयोगी बना सकते हैं और समाज में अपना नाम कर सकते हैं। और इस उपयोगिता के रूप बदले में आपको समाज अगर कुछ मूल्य भी देता है तो वह आपका है, उससे उसको लेकर आप आगे बढ़े। तो यही हमारी ज्ञानशाला की सोच है, यही हमारी शिक्षा और शिक्षण के बारे में सोच है, जिसको हम आपसे एक बार डिस्कस करना चाहते थे और स्पष्ट करना चाहते थे कि हमारी आपकी सोच में कहीं कोई दूरी न रह जाए और हम आप एक ही रास्ते पे चलें और एक दूसरे के पूरक और सहयोगी बने। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा और आपका कोई भी प्रश्न हो इस विषय पे, आप कृपया इसको अपना माइक ऑन करके इस पे प्रश्न पूछें। धन्यवाद।